देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 3 बजे की 3 खबरों में आपको 3 बड़ी खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बंगाल में तेजस्वी यादव कैसे अपनी सियासी और चुनावी जमीन तलाश रहे हैं। उसके बाद देश में कोरोना के हालात आपको बताएंगे और अंत में उस आतंकी संगठन के बारे में बताएंगे जिसने मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी ली है। तो सबसे पहले बंगाल का हाल जानिए। तेजस्वी यादव आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। वो आज कोलकाता पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और वहीं शाम को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने की संभावना जताई जा रही है और ममता से मुलाकात में वो चुनाव में आरजेडी की भूमिका पर चर्चा कर सकते हैं। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आरजेडी की भूमिका के सवाल पर तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो इन राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, इसको लेकर फिलहाल फैसला नहीं किया गया है। आरजेडी असम और पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती है। असम की यात्रा के दौरान तेजस्वी ने कांग्रेस नेता रिपुन बोरा से मुलाकात की क्योंकि वो असम में कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश फिलहाल कर रहे हैं और वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ गठबंधन की संभावना तलाश रहे हैं। तो आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी ने दोनों राज्यों के लिए पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक को प्रभारी बनाया था। इन दोनों नेताओं ने लगातार असम और पश्चिम बंगाल के दौरे किए थे। इसके बाद अब तेजस्वी यादव असम और पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। तो अब तेजस्वी यादव आरजेडी को बिहार से बाहर ले जाना चाहते हैं। मुख्य विपक्षी दल बिहार में आरजेडी है, लेकिन अब असम और पश्चिम बंगाल में सियासी जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश दिखाई दे रही है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तेजस्वी यादव की मुलाकात संभव है। लगातार संभावना यही जताई जा रही है कि हो सकता है टीएमसी के साथ गठबंधन करके आरजेडी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़े और असम में भी चुनाव की तैयारी है। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर डिबेट करने के लिए कौशल विद्यार्थी वरिष्ठ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। कौशल जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। कौशल जी, पश्चिम बंगाल में अगर देख लें या फिर असम में देख लें, आपका जो विपक्ष है, जो आपकी विरोधी पार्टियां हैं, लगातार मजबूत दिखाई दे रही हैं क्योंकि गठबंधन और ज्यादा बड़ा हो सकता है। देखिए, असम में हमारी सरकार है और पुनः सरकार बनने वाली है। बंगाल में हम लोग की सरकार वो तो वक्त बताएगा ना, वो तो वक्त बताएगा। बनेगी, एकदम दिखाई दे रहा है। सारे लोग इसीलिए बौखलाए हैं और ये तो तेजस्वी यादव के 2 हनुमान वहां गए थे ममता बनर्जी से मिलने के लिए। कोई वेट ममता बनर्जी ने नहीं दिया उनको और आज ये जाकर वहां गठबंधन और चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बिहार तो इनको विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं और बंगाल और असम लड़ेंगे। नहीं, ये बताइए कि बीजेपी का जो विरोधी गठबंधन है वो इस समय मजबूत होता हुआ दिखाई दे रही है। बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है, सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि 2 राज्यों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर असम हो। ये लोग महागठबंधन बना के पूरे देश में मोदी के खिलाफ लड़े हैं, उसका रिजल्ट भी सामने आया है। अब उससे बड़ा गठबंधन तो कोई नहीं हो सकता है देश में। आज ये तेजस्वी यादव जी बिहार के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं और बंगाल और असम चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बिहार की जनता नकार दी है, असम में इनको कोई जगह नहीं है। ममता बनर्जी कोई वेट देने नहीं जा रही है। कम्युनिस्ट भी वहां कुछ इनको नहीं देने जा रही है और कांग्रेस। कौशल विद्यार्थी जी, शायद आप भूल रहे हैं कि सबसे बड़ा दल बनकर पार्टी बिहार में उभरी थी। देखिए, उस समय भी हम लोग कहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार हमारे मुखिया होंगे। वो विषय आया, हो गया। ये अगर वामपंथियों के साथ नहीं मिलते तो ये इनकी सीट नहीं आती। जो बिहार में सीट आया है वामपंथियों के साथ मिल गए, माले यहाँ मिल गया उस नाते। उसके बाद भी हम लोग बिहार में सरकार बनाए।
अब इससे बड़ा कोई गठबंधन इन लोग का नहीं हो सकता है। मोदी के खिलाफ सारे विपक्ष एक हो गया। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? आपको मैं बताऊं कि बंगाल में हम लोग की सरकार बनने जा रही है, उससे बौखलाकर सारे लोग एक मंच पर आ रहे हैं। लेकिन कौशल विद्यार्थी जी, ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन कौशल विद्यार्थी जी, इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि जो आरजेडी, जिसको लालू प्रसाद यादव संभाला करते थे, जब उस आरजेडी को तेजस्वी यादव ने अपने हाथों में लिया है, बिहार में सबसे बड़ा दल बनकर पार्टी उभरी थी। भले ही आपकी सरकार गठबंधन के साथ बन गई हो, वो तेजस्वी यादव कुछ ना कुछ कमाल कर सकते हैं, क्योंकि युवा लहर भी देश में है। पूछ रही है, इनके पास जुआ के नाम पर वही राहुल गांधी है, जुआ के नाम पर यही है जो उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। अपने नेताओं को अपने दल में इनके जुआ नेता कदर नहीं कर रहे हैं। जगदानंद सिंह पर इन्होंने किस तरह का बयान दिया इनके भाई ने, ये मायने नहीं रखता है कि जुआ कौन हो सकता है। इनके जुआ पर तो प्रश्न चिन्ह लग गया है कि जुआओं की बात करते नहीं है, अपने मुद्दे को बात रखते, सदन में कुछ बोलते नहीं है। कृषि बिल का केवल विरोध करना रोड पर कर रहे हैं, सदन में कोई बात नहीं करने जाता है। लेकिन असम में भी चुनाव ये लड़े थे, लालू यादव भी लड़े थे, उस समय भी हमारी सरकार बनी थी। कोई भी गठबंधन लोग बनाएंगे, आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों राज्यों में बनना तय है। लेकिन विपक्ष की भूमिका तेजस्वी यादव बखूबी इस समय बिहार में निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता ना। देखिए, बोलने से नहीं होगा, केवल टीवी के सामने बोल रहे हैं। जनता के बीच में जाकर जनता के असल मुद्दे को भटकाने का केवल ये लोग काम कर रहे हैं। अगर आज एक संभावना जताई जा रही है फिलहाल तो कि ममता बनर्जी से तेजस्वी यादव की मुलाकात हो सकती है, अगर मुलाकात होती है और दोनों ही पार्टियां गठबंधन के लिए तैयार हो जाती हैं, तो बीजेपी को क्या लगता है कितनी कड़ी टक्कर हो जाएगी अगर आपका विरोधी गठबंधन मजबूत होता है? बंगाल में आरजेडी का कोई स्थान ही नहीं है। अस्तित्व तलाशने की कोशिश, चाहे वो सियासी जमीन हो या फिर चुनावी जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है। कई बार इन्होंने कोशिश किया है। असम, पिछले चुनाव में भी असम में लालू यादव ने लड़ाया था कई उम्मीदवारों को, 1% भी वोट नहीं आया वहां पर। लड़ने के लिए तो कोई भारत में कहीं जाके लड़ सकता है, लेकिन वहां कोई स्थान नहीं है इनका। ठीक है, हमारे साथ चितरंजन गगन आरजेडी से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तेजस्वी यादव सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ संभावना है कि आज ममता बनर्जी से मुलाकात हो सकती है। असम और पश्चिम बंगाल, दो राज्यों में पार्टी विस्तार की बात हो रही है। तेजस्वी ये बात पहले भी कह चुके हैं। क्या तैयारी पार्टी की? देखिए, वेस्ट बंगाल में पहले भी आरजेडी का विधायक रहा है। हाँ, और जिस ढंग से राष्ट्रीय जनता दल का पहले से वहाँ पर एक जनाधार रहा है और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता काफी बड़ी है। दूसरे प्रदेश में भी लोग वहाँ के चाह रहे हैं कि यहाँ आरजेडी आए, चुनाव लड़े, और जिस ढंग से तेजस्वी की एक पहचान बनी है, इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। कौन सा आधार रहा है पार्टी का? आरजेडी का कोई आधार रहा है? क्योंकि कौशल विद्यार्थी जी बोल रहे हैं कि आरजेडी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। पहले भी वहाँ पे आरजेडी जीत चुकी है बंगाल में। पहले विधायक हमारे रह चुके हैं वहाँ पे, तो पहली बात नहीं है। इस बार किस आरजेडी के विधायक रह चुके हैं। इस बार किस तैयारी के साथ पार्टी उतर रही है पश्चिम बंगाल में और असम में? कौन सी तैयारी के साथ पार्टी उतर रही है पश्चिम बंगाल और असम में? क्योंकि बहुत ज्यादा लेट नहीं हो गया, आपको ये नहीं लगता? यूनिट है वहाँ पर, हमारे मेंबरशिप वहाँ पर ड्राइव हुई है, बड़ी संख्या में हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। एक सवाल का जवाब, चितरंजन जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लेट हो गया है पार्टी का विस्तार करने के लिए? बहुत पहले हो जाना चाहिए था। टीएमसी और बीजेपी लगभग प्रचार एक तरीके से आधे से ज्यादा कर चुकी हैं। भले ही अभी वक्त हो चुनाव में, लेकिन बहुत ज्यादा प्रचार हो चुका है। लेट नहीं हो गया वहां पर पार्टी का विस्तार करने के लिए आपको? कोई लेट नहीं है। पार्टी की यूनिट पहले से वहाँ पे एक्टिव है, और पहले भी पार्टी हमारी जो राष्ट्रीय पार्टी रही है,
7 स्टेट में राजद के विधायक रहे हैं, कई जगह सरकार में हम शामिल रहे हैं। गठबंधन को लेकर क्या विचार है टीएमसी के साथ? हाँ, देवती जी आज हैं वहाँ पर कलकत्ता में, फाइनल स्वरूप बनेगा। हाँ ठीक है। कौशल विद्यार्थी जी वो कह रहे हैं कि जो उनकी पार्टी है आरजेडी पहले से वहां पर मजबूत है, अस्तित्व विहीन की आप बात कर रहे थे, वो बोल रहे हैं कि अस्तित्व है पार्टी का। कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई पार्टी बिहार के बाद कहीं नहीं है। और अपना जो रुतबा दिखाना चाहते हैं ममता बनर्जी के साथ, एक हवा खड़ा लोग करना चाहते हैं महागठबंधन के नाम पर। बिहार में भी इनकी महागठबंधन थी, कई दलों का गठबंधन था, उसका हर्ष क्या हुआ? अपना सामान है ना, देख लो मेरा। ये बोल रहे हैं कि वहाँ लड़े थे, असम में भी लड़े थे, देश के कई हिस्सों में जाकर लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ वोट नहीं आ सकता है, कोई बिगाड़ कोई नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर जा रही है, ये अपना जातीय समीकरण बना रहे हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए राजनीति लोग कर रहा है, मुद्दों से भटकाव की राजनीति करने वाले लोग हैं। चितरंजन जी, उनका कहना है कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में जा रही है और असम में जा रही है, आरजेडी क्या लेकर जा रही है और किन मुद्दों के आधार पर? आरजेडी सामाजिक न्याय की पार्टी है। हम जो समाजवाद में, धर्म निरपेक्षता में, भारतीय संविधान में जिन लोगों की आस्था है, लोकतंत्र में जिनकी आस्था है, उनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ते हैं। वो विकास का मुद्दा लेकर जा रहे हैं, उसको टक्कर देने के लिए क्या है आपके पास? उनके पास विकास का मुद्दा है। एनआरसी पहले ही हो चुका, सीएए का पहले ही हो चुका है। पीएम मोदी जैसा, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, वो विकास का मुद्दा लेकर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसा बड़ा चेहरा उनके पास है और तमाम कई स्टार प्रचारक हैं जो कि बीजेपी के पास हैं। आप क्या लेकर जा रहे हैं वहां पर? क्या लेकर जा रहे हैं? मात्र 2 व्यक्ति के विकास में विश्वास रखते हैं, वो वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो आदमी समाज के विकास को लेकर चलता है, समानता की बात करता है, उससे सवाल कर रहे हैं। कौशल विद्यार्थी जी, जो समानता की बात करता है आप उससे सवाल कर रहे हैं। विकास की बातें सिर्फ हवाई बीजेपी करती है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। आप बताइए, अगर हवाई बात होती तो दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आती। बंगाल में जनता का भरोसा टूट चुका है ममता बनर्जी से, और भरोसा भारतीय जनता पार्टी में हो चुकी है। जिस तरह के हमारे जोनल मीटिंग हुए हैं, वहाँ रैलियां हुई है अमित शाह जी के नेतृत्व में, वहाँ लाखों लाख जनता वहाँ पहुंच रही है, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है। शायद आप भूल रहे हैं कि बिहार में बीजेपी से ज्यादा सीटें आरजेडी लेकर आई थी। नहीं, आरजेडी लाई थी, हमारे गठबंधन की सरकार बनी, हमने यही कहा था ना। सरकार भले ही गठबंधन की बन गई हो, लेकिन बिहार में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी आरजेडी, और सिर्फ तेजस्वी यादव के दम पर। तो दल बड़ा होकर उभरी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो लगातार पश्चिम बंगाल में जो चुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन अब तेजस्वी यादव सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देश में कोरोना की रफ्तार रोजाना लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,10,96,731 हो चुके हैं। कुल 1,57,051 लोगों की जान जा चुकी है। 1,07,75,169 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1,64,511 हो गई है, यानी इतने लोग अभी कोरोना संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में तो कोरोना ने बिल्कुल कहर बरपा रखा है, लेकिन हरियाणा में कोरोना के 148 मामले दर्ज किए गए हैं। इन 148 मामलों में से 29 गुरुग्राम से सामने आए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 67 स्थित गुरुग्राम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में 20 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वहीं जिला प्रशासन ने इस पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार कोरोना का कहर बढ़ता चला जा रहा है। कई जगह पर लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी गई है। तो एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार सामने आने लगे हैं। टीकाकरण अपनी जगह चल रहा है, टीकाकरण के फेज भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक देनी शुरू कर दी है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कई ऐसी जगह हैं, चाहे वो अमरावती हो या फिर दूसरे शहर हो, कई जगह पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, महाराष्ट्र की पूरी स्थिति को समझाइए, कोरोना को लेकर कैसे हालात है इस समय, क्योंकि कोरोना के चलते जो लॉकडाउन की तारीख है उसको भी बढ़ा दिया गया है। जी काजल, बिल्कुल सही कहना है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र दूसरी बार कोरोना की चपेट में आ गया है। महाराष्ट्र में आज 24 घंटे में 8,600 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं। अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 900 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं। महाराष्ट्र का अमरावती, वर्धा, वाशिम, पुणे ऐसे 4 से 5 जिले हैं जो हॉट स्पॉट बनते जा रहे हैं। लगातार वहाँ की सोसाइटी और दुकानों में जो है कि मनपा द्वारा सील किया जा रहा है। संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 24 घंटे में काजल अगर मरने वालों के आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में 51 लोगों की, जबकि मुंबई में 4 लोगों की मौत हुई है। लगातार हालात यहाँ बिगड़ते जा रहे हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई होटल, रेस्टोरेंट, बार ऐसे हैं जहां पर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यही वजह है कि लगातार मुंबई सहित महाराष्ट्र में जो कोरोना के संक्रमण है वो बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार यहाँ कड़क कदम उठाते हुए कई ऐसे जिन तालुका है जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। महाराष्ट्र के अमरावती की बात करें तो 7 मार्च तक वहां पर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो कोरोना कहीं न कहीं दूसरी बार महाराष्ट्र में हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी काजल।
अगर लॉकडाउन की तुलना की बात करें, ये वाला लॉकडाउन और वो पहले वाला लॉकडाउन जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, अगर दोनों बार के लॉकडाउन की हम तुलना करें तो कौन सा वाला ज्यादा असरदार दिखाई दे रहा है, पहले वाला या फिर इस बार का? देखिए काजल, जो कुछ पिछले 4-5 दिनों में मैं जीरो ग्राउंड पर देख पाया हूँ, इस लॉकडाउन में लोगों के अंदर डर नहीं है। प्रशासन की तरफ से उनके अंदर डर लाया जा रहा है, लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है। लेकिन जब पहली बार कोरोना ने दस्तक दिया था तो पुलिस के साथ साथ आम जनता भी इसका सपोर्ट कर रही थी, सावधानी बरत रही थी। लेकिन मुंबई के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क की बात करें, सैनिटाइज की बात करें, तो बीएमसी के सारे आदेशों का जो कह सकते हैं कि ताक पर रखे जा रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और यही वजह है कि संक्रमण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, स्वास्थ्य मंत्री टोपे और मनपा कर्मचारियों के बीच लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए किस तरह की रणनीति तैयार किया जाए। लेकिन मुंबई पुलिस और मनपा कर्मियों को जब से जवाबदारी मिली है लॉकडाउन का पालन कराने से, तब से ये कहना गलत नहीं होगा कि कड़ाई बढ़ती जा रही है और लोगों में ढिलाई देखी जा रही है। जी काजल, कई ऐसे बार हैं, कई ऐसे होटल हैं, क्लब हैं जिनको बंद करने का आदेश उद्धव सरकार की तरफ से दिया गया था, क्या उस आदेश का पालन किया जा रहा है महाराष्ट्र में? देखिए काजल, बहुत कम ऐसे होटल्स रेस्टोरेंट हैं जहां पर मनपा द्वारा नोटिस लगाई गई है और उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन उत्तर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर अभी भी कई ऐसे होटल रेस्टोरेंट हैं, शादी विवाह के हॉल मंडप है जहां पर भीड़ देखी जा रही है और मनपा द्वारा प्रतिदिन जो है कि कह सकते हैं सैकड़ों जगह पर कार्रवाई की जा रही है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मुंबई पुलिस तैनात रहती है ताकि आवागमन को वहां पर रोका जा सके। रात में अगर मुंबई से लिंक रोड और थाने और न्यू मुंबई को जोड़ने वाले जो रोड है वहां पर भी नाकाबंदी की जाती है ताकि स्थिति सामान्य बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोरोना लगातार महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है, एक बार फिर से पहले जैसे हालात पैदा हो गए हैं जैसे कोरोना की शुरुआत में थे, लेकिन लगातार जो लॉकडाउन की गाइडलाइंस हैं उनका लोग पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ें रखने के मामले में जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन ने ली है। उस संगठन ने सोशल मीडिया पर यह जिम्मेदारी ली है। हालांकि गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि हो सकता है कोई संगठन चर्चा में आने के लिए ऐसा कर रहा हो। अब तक की जांच में ऐसा कोई लिंक नहीं मिला है। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन फेमस होने के लिए ऐसा कर सकता है। दिल्ली में एमएलसी के बाहर ब्लास्ट मामले में भी क्लेम किया गया था, लेकिन अब तक जांच में कोई लिंक निकलकर सामने नहीं आया है। न ही अंबानी मामले में जांच में कोई लिंक मिला है। हालांकि वो कौन लोग थे जिन्होंने मुकेश अंबानी के घर के करीब जिलेटिन छड़ों से लदी गाड़ी पार्क की थी, पुलिस अब तक इस सवाल का जवाब हासिल नहीं कर सकी है। लेकिन पुलिस को कई सारे सुराग जरूर मिले हैं जिनसे उसकी जांच आगे बढ़ रही है। पुलिस को साजिश में इस्तेमाल इनोवा गाड़ी की फुटेज मिली है जिससे पता चलता है कि टोल नाके के जरिए आरोपी मुंबई से बाहर जा चुके हैं। तो मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक संदिग्ध कार मिली थी जिसमें एक लेटर मिला था और वो धमकी भरा पत्र था जिसमें लिखा गया था कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। विस्फोटक की सामग्री वहां पर मिली थी। एक आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी तो ले ली है, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ली गई है। अभी तक जांच एजेंसियों को ऐसा कोई भी लिंक नहीं मिल पाया है कि इस संगठन ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि एम्बेसी ब्लास्ट का जो पूरा मामला था उसकी जिम्मेदारी भी इसी आतंकी संगठन ने ली थी। उस मामले का अभी तक कोई लिंक निकलकर सामने नहीं आया है। गृह मंत्रालय के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि कोई आतंकी संगठन फेमस होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए शायद ऐसा कर सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। कई ऐसी चीज़ें वहां पर मिली हैं जिससे धमकी भरी साजिश देखने को मिल रही है, क्योंकि जो पत्र था उसमें साफ तौर पर लिखा था कि ये अभी सिर्फ ट्रेलर है लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं, क्योंकि एक संदिग्ध कार वहां पर आती है और जो सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हुआ है
रात को तकरीबन 3:30 बजे का ये पूरा मामला है, जब वहां पर संदिग्ध कार आती है, उसमें खत मिलता है और उसके बाद जब जांच और ज़्यादा आगे बढ़ती है तो विस्फोटक सामग्री भी वहां पर मिल जाती है। इससे कहीं ना कहीं शक और ज़्यादा गहराया हुआ नजर आ रहा है। तीन बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।